नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नहीं बाज आ रहा पाकिस्तान। कंगाली के बावजूद भारत के खिलाफ रची नई साजिश, कश्मीर पर टूल किट हुआ बेनकाब। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि ड्रैगन पर अमेरिका का बड़ा प्रहार, चीनी गुब्बारे को समुद्र के ऊपर मार गिराया। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका और भारत के बीच हुई इस डील को लेकर चीनी मीडिया में मचा जबरदस्त हलचल। चौथी खबर में जिक्र होगा कि कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का भारत दौरा, कल से एस जयशंकर के साथ करेंगी वार्ता। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की 2024 के चुनाव में बीजेपी के बड़ी जीत की भविष्यवाणी। धर्मांतरण पर बोले कि फिल्म निर्माताओं को भी दिया संदेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नहीं बाज आ रहा है पाकिस्तान। कंगाली के बावजूद भारत के खिलाफ रची नई साजिश, कश्मीर पर टूल किट हो गया बेनकाब। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान कंगाल होने की कगार पर है, महंगाई आसमान पर है और वहां के लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे हालात में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कश्मीर पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा किया है और इस साजिश के तहत वो दुनिया भर में मौजूद अपने पाकिस्तानी मिशनों के साथ मिलकर कश्मीर पर झूठा नैरेटिव फैलाना चाहता है। इसके लिए बाकायदा एक टूल किट भी तैयार किया गया है। पाकिस्तान का एक और काला सच कश्मीर को लेकर सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक उसने सोशल मीडिया पर कश्मीर मुद्दे को लेकर फेक नैरेटिव फैलाने और दुनिया भर में अपने मिशनों के जरिए प्रदर्शन कराने का प्लान बनाया है। दरअसल पाकिस्तान ने 5 फरवरी के दिन कश्मीरी सॉलिडेरिटी डे के नाम पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने के लिए बड़ी प्लानिंग की है। एक सीक्रेट नोट से पता चला है कि सोशल मीडिया पर कश्मीर मुद्दे पर फर्जी कहानी और प्रचार फैलाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक विस्तृत टूल किट तैयार किया गया है। इस्लामाबाद में स्थित पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से दुनिया भर से मौजूद सभी पाकिस्तानी मिशनों को भेजे इस सीक्रेट नोट में भारत के खिलाफ कश्मीर पर साजिश को कैसे अंजाम देना है, इसके लिए टूल किट शेयर किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ड्रैगन पर अमेरिका का बड़ा प्रहार, चीनी गुब्बारे को समुद्र के ऊपर मार गिराया। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन के रिश्तों में तल्खी बढ़ती जा रही है और अब खबर आ रही है कि अमेरिका ने एक विशाल चीनी गुब्बारे को मार गिराया है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि गुब्बारे पूरे अमेरिका में प्रमुख सैन्य स्थलों की जासूसी कर रहा था और रक्षा विभाग ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार कहा गया कि बाइडेन प्रशासन चीन के गुब्बारे को मार गिराने की योजना पर विचार कर रहा था। सेना इसे अटलांटिक महासागर के ऊपर आने पर मार गिराने पर विचार कर रही थी ताकि इसके अवशेष बरामद किए जा सकें। शनिवार को बाइडेन ने इस मसले पर कहा था कि हम इस बारे में सावधानी बरत रहे हैं। इस कार्रवाई से पहले अमेरिका के 3 हवाई अड्डे बंद कर दिए गए थे और उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना के तट से हवाई क्षेत्र को भी बंद कर दिया गया था। यूएस टीवी नेटवर्क ने एक छोटे से विस्फोट के बाद गुब्बारे को समुद्र में गिरते हुए दिखाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका और भारत के बीच हुई इस डील को लेकर चीन मीडिया में जबरदस्त हलचल। जी हां दोस्तों, भारत और अमेरिका ने अपने रक्षा और तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET की पहल की है और इस रक्षा पहल में अमेरिका और भारत उन्नत रक्षा और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी को साझा करने की योजना बना रहे हैं। इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी जेट इंजनों का उत्पादन भी शामिल हो सकता है। माना जा रहा है कि अमेरिका भारत के साथ ये पहल चीन और रूस दोनों को एक साथ साधने के लिए कर रहा है और इसे लेकर चीन के एक प्रमुख अखबार ने कहा कि भारत और अमेरिका उस कपल की तरह है जो सोते तो एक ही बिस्तर पर हैं लेकिन इनके इरादे बिल्कुल अलग हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली का भारत दौरा, कल से एस जयशंकर के साथ करेंगी वार्ता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को नई दिल्ली पहुंचेंगी और अपनी यात्रा के दौरान वो अपने भारतीय समकक्ष डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों विदेश मंत्रियों के बीच सोमवार शाम को द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों विदेश मंत्री के बीच वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के साथ चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पर वैश्विक चिंता की पृष्ठभूमि में भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। नवंबर में कनाडा इंडो पैसिफिक के लिए एक व्यापक रणनीति पेश की थी जिसका उद्देश्य
शांति, लचीलापन और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। कनाडा की इंडो पैसिफिक रणनीति ने भारत को इस क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में दर्शाया है और साथ ही कहा गया है कि ओटावा नई दिल्ली के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्यमंत्री योगी ने की 2024 के चुनाव के लिए बड़ी जीत की भविष्यवाणी, धर्मांतरण पर बोले और फिल्म निर्माताओं को भी दिया संदेश। यहाँ दोस्तों, साल 2023 का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की अर्थनीति और 2024 की रणनीति को लेकर एक एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य पर कहा कि गत 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने तेज गति से विकास किया है। यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक्सप्रेसवे के जरिए अच्छी कनेक्टिविटी है, नए एयरपोर्ट हैं, लैंडलॉक राज्य से अब हम जलमार्ग वाले राज्य बन चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करना है तो उत्तर प्रदेश को इसमें एक बड़ी भूमिका निभानी होगी। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी की कानूनी व्यवस्था की धारणा बदली है और इसे सभी स्वीकार करते हैं। हम सभी की प्रेरणा पीएम मोदी से है। हम दूसरे राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर रहे हैं और अपनी नीति तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि नेपाल से आ रही है। मुश्किल में प्रचंड सरकार, रवि लामिछाने की आरएसपी ने समर्थन वापस लेने का कर दिया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में जब से पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम पद की शपथ ली है, उसके बाद से ही उनकी सरकार में उथल पुथल मची हुई है। दरअसल गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल से बाहर निकलने का फैसला किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य ने की भविष्यवाणी, 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, विवादों से घिरे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु रामभद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भविष्यवाणी की है कि 2024 में पीएम मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु ने यह भी बताया कि मोदी सरकार में उनको कौन कौन से बड़े काम करवाने हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में जगत गुरु रामभद्राचार्य को कहते सुना जा सकता है कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, लाठी चार्ज कराया तो मेरी जान बच गई। कम से कम भाजपा ने पद्म विभूषण देकर मेरी योग्यता का सम्मान तो किया। उन्होंने कहा कि मेरी बात मानकर राम मंदिर बना। आप जान लीजिए, मैं फिर भविष्यवाणी कर रहा हूँ, पीएम मोदी तीसरी बार भी आएंगे और अब की बार बहुत बड़े काम होने वाले हैं। गोवध बंद करवाना है और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आज़ादी के शताब्दी वर्ष में सर्वश्रेष्ठ होगा भारत, आरके मिशन विद्यापीठ के समारोह में बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार 4 फरवरी 2023 को रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में शामिल होने पहुंचे। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव सिर्फ उत्सव मनाने और गौरव गान का नहीं, सभी मिलकर संकल्प लें कि देश को शीर्ष पर पहुंचाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के 3 उद्देश्य हैं। पहला, आज़ादी के योगदान देने वालों को नई पीढ़ी जाने। दूसरा, ये बताना कि कभी हमारा देश एक सुई नहीं बनाता था, आज हम चंद्रमा पर जा रहे हैं। तीसरा उद्देश्य यह है कि जब हमारा देश आज़ादी का शताब्दी समारोह मना रहा होगा तब हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होंगे। छात्रों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति स्वामी विवेकानंद के उद्देश्यों से प्रेरित है। इसमें भाषा संस्कृति को प्राथमिकता दी गई है। दुनिया की भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं, किंतु मातृभाषा का ज्ञान जरूरी है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वामी जी के बताए रास्ते पर चलने की अपील की। गृह मंत्री ने कहा कि कोई संस्था जब समाज के लिए चलती है तभी पता चलता है कि उसके प्रेरक राष्ट्र के प्रति चिंतन कर रहे हैं। समाज के लिए नहीं सोचने वाली संस्था 100 साल तक क्रियाशील नहीं रह सकती। इस विद्यालय ने 1922 से 2022 तक का सफर अच्छे से किया और ये यहाँ के सन्यासियों तपस्वियों के समर्पण का फल है। 100 वर्षों से ये संस्था सिर्फ शिक्षा नहीं दे रहा बल्कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण भी कर रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। को चारों ओर से घेरने की तैयारी, फिलीपींस के 4 सैन्य अड्डों पर तैनात होगी अमेरिकी सेना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका अपने दुश्मन चीन को घेरने की रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है। हिंद प्रशांत महासागर में चीन की बढ़ती दादागिरी को खत्म करके उसे परास्त करने की हर कोशिश में अमेरिका जुटा हुआ है और यही कारण है कि अमेरिका ने चीन को चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया है और इसके लिए फिलीपींस के 4 सैन्य अड्डों पर अमेरिका की आर्मी को तैनात किया जाएगा। वहीं दक्षिण चीन सागर पर भी अमेरिका की नज़र है, जहां चीन अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है।
वहीं अमेरिका दक्षिण चीन सागर पर चीन की दादागिरी को कुचलना चाहता है। और इन सब के बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने गुरुवार को फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे और फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंग मार्कोस से मुलाकात की। चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है और इस समझौते को अमेरिका का चीन के खिलाफ एक मजबूत कदम माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पहले इसी पर अब चीन की हर चाल होगी ध्वस्त और अरुणाचल में मोदी सरकार बनाने जा रही है 78 किलोमीटर लंबी सड़क। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा पर चीन का मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अरुणाचल प्रदेश में देश के सबसे पूर्वी गांव से लेकर LAC के पास तक जल्द ही भारत के पास अब 78 किलोमीटर की लंबी सड़क होगी और इसके लिए मोदी सरकार ने रास्ता प्रशस्त कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि देश को जल्द ही अरुणाचल प्रदेश में अपने सबसे पूर्वी गांव डोंग से वास्तविक नियंत्रण रेखा से 4 किलोमीटर करीब तक भारत, चीन और म्यांमार के महत्वपूर्ण त्रिकोणीय जंक्शन को छूने वाली 78 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क मिलने वाली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 फरवरी को 3 साल की समय सीमा के साथ बोलियों को आमंत्रित करके अरुणाचल प्रदेश में डोंग गांव से जचेप कैंप तक एक नई सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। ये सड़क रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि डोंग देश का सबसे पूर्वी गांव है और ये नई सड़क जचेप तक जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूरी दुनिया में बजा भारतीय प्रधानमंत्री का डंका, बाइडेन मैक्रो सुनक को पछाड़ सबसे लोकप्रिय बने प्रधानमंत्री मोदी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ताजा सर्वेक्षण में पीएम मोदी को वयस्क आबादी में 78% अप्रूवल रेटिंग मिली है। पीएम मोदी के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर को दूसरे नंबर पर जगह मिली है और इसी के साथ उन्हें 68% वयस्कों ने अपनी पहली पसंद बताया और इसी सूची में तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति अलेन बेरसेट हैं और उन्हें 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जयशंकर ने कहा G20 की अध्यक्षता के दौरान ग्लोबल साउथ की चिंताओं को रखेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि G20 समूह की अध्यक्षता के दौरान ये उम्मीद की जाती है कि भारत ग्लोबल साउथ की चिंताओं को सामने रखेगा और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवीकरण के मुद्दे पर आम सहमति बनाने में सहयोग करेगा। लोकसभा में TR बाबू के प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के दौरान देश भर में 50 से अधिक शहरों में लगभग 200 बैठकें आयोजित होंगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राम मंदिर और नए भारत के साथ लोकसभा चुनाव में उतरेगी भाजपा, यूपी में हो रही है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है और ऐसे में आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में उसकी रणनीति और बड़े मुद्दे क्या होंगे, ये सवाल अक्सर राजनीति के गलियारे में उछलता रहता है। लोग अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन बीजेपी खुद क्या मानती है और अगले चुनाव में किन मुद्दों पर इसका सबसे ज़्यादा असर होगा, अब इसके संकेत मिलने लगे हैं। गुरुवार को एक सवाल के जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2024 में डबल इंजन सरकार के काम और विश्व पटल पर उभरे भारत की तस्वीर लोगों के सामने होगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर भी तैयार होगा। सीएम ने गुरुवार को एक इंटरव्यू में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर विस्तार में बातें की और उन्होंने विश्वास जताया कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आयोजन देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य में विकास की नई कहानी लिखेगा। सीएम योगी ने कहा कि यह आयोजन यूपी के बारे में धारणा को बदल देगा, यूपी इन्वेस्ट हब बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास लक्ष्यों को पूरा करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बस 2 साल और प्रयागराज महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे बनकर हो जाएगा तैयार। सीएम योगी ने 2025 की तारीख बता दी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे के तौर पर तैयार हो रहे गंगा एक्सप्रेसवे पर ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि युद्ध स्तर पर इस एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और 2025 में होने वाले प्रयागराज महाकुंभ से पहले ये बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी तरफ से पूरा प्रयास है कि साल 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के आयोजन से पहले ये पूरी तरह से बनकर आम जनता के लिए तैयार हो जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
4 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं देवघर। सीआरपीएफ ने कार्यक्रम स्थल को कब्जे में लिया। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी 2023 को देवघर आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम की तैयारी प्रशासनिक तथा भाजपा के स्तर से पूरी हो चुकी है। गृह मंत्री देवघर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वो सबसे पहले बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे तथा दोपहर 1 बजे जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में इफ्को के नैनो यूरिया खाद कारखाना का शिलान्यास व 1:30 बजे से भाजपा की विजय संकल्प महारैली में शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अभी से ही पुलिस की तैनाती कर दी गई है और गुरुवार को दिल्ली से आई सीआरपीएफ की टीम ने कार्यक्रम स्थल को अपने घेरे में ले लिया है। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब इंडोनेशिया पर चीन और अमेरिका आमने सामने। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की 2 बड़ी महाशक्तियां अमेरिका और चीन इन दिनों दुनिया की चौथी सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया पर नजर गड़ाए हुए हैं। दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर बसा ये देश खनिज संसाधनों से अटा पड़ा है और ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि NYT यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों यानी नवंबर 2022 में जब अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने इंडोनेशिया का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि अपने समकक्ष इंडोनेशियाई मंत्री पर 36 अमेरिकी लड़ाकू जेट खरीद की डील के लिए दबाव डालना चाहा, लेकिन उन्हें बैरंग खाली हाथ लौटना पड़ा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन 34 सैन्य विमान और 9 युद्धपोत किए तैनात। ताइपे ने अपनी सेना कर दी अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, ताइवान ने चीन के 34 सैन्य विमानों और 9 युद्धपोतों की तैनाती के बीच अपने लड़ाकू विमानों को उतारते हुए अपनी नौसेना को सचेत किया और मिसाइल सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। ये तैनाती ऐसे वक्त हुई है जब चीन ने ताइवान के खिलाफ संभावित नाकाबंदी या हमले की तैयारी बढ़ाई है, जिससे ताइवान के प्रमुख सहयोगी अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। पिछले महीने एक पत्र में अमेरिकी वायुसेना के जनरल माइक मिनीहान ने अधिकारियों को 2025 में ताइवान को लेकर अमेरिका चीन संघर्ष के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में धमाकों के लिए हुआ परफ्यूम IED का इस्तेमाल। डीजीपी बोले आतंक को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू के निर्माण में 21 जनवरी को दोहरा बम धमाका हुआ था, जिसको लेकर पुलिस ने गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप सब जानते हैं कि आतंकवाद की जननी कहा जाने वाला हमारा पड़ोसी बदनाम है। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी हमेशा से जम्मू और कश्मीर में आतंक फैलाना और भाईचारा बिगाड़ने के लिए काम कर रहा है। दिलबाग सिंह ने कहा कि इसी सिलसिले में जम्मू संभाग में कुछ कार्यवाही को अंजाम दिया गया जो बिल्कुल सांप्रदायिक लाइंस पर है और जम्मू में दम तोड़ चुके आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने के लिए यह हरकत पाकिस्तान करवा रहा है। और उन्होंने बताया कि जम्मू के नरवाल में 21 जनवरी को 2 IED ब्लास्ट हुए थे और हम उसकी डिटेल्स आपके साथ साझा करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने मेहनत के साथ इस मामले को सुलझाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ताइवान के चारों ओर अभेद्य किला बना रही अमेरिकी सेना चीन से छिड़ने वाली है जंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी मरीन कोर की नई यूनिट इन दिनों ताइवान के करीब मौजूद है और वो जल्द ही इस देश के करीब अपनी पोजीशंस ले लेगी। और इस नए घटनाक्रम से इशारा मिलता है कि अमेरिका और उसके साथी देशों ने चीन के साथ संभावित टकराव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन ताइवान पर अक्सर अपना अधिकार जताता है। यह ताज़ा जानकारी तब आई है जब चीन के 34 मिलिट्री जेट्स ने ताइवान के करीब उड़ान भरी है और उसके बाद ताइवान की नौसेना ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया और सारी मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के रक्षा बजट से चिढ़ा चीन। सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में एक प्रमुख जोर देते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा बजट को लगभग 13% बढ़ाकर 5.93 लाख करोड़ रुपए कर दिया, जबकि 2022-23 में ये 5.25 लाख करोड़ रुपए था। अब भारत के इस कदम से चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। चीन के सरकारी भूपू ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू सिजिन ने भारत के रक्षा बजट से लेकर अमेरिकी साझेदारी को लेकर तंज कसा है। ग्लोबल टाइम्स और सोशल मीडिया के जरिए चीन के झूठे राष्ट्रवाद को भड़काने वाले हू सिजिन ने भारत के रक्षा बजट में बढ़ोतरी को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि भारत का अंतिम लक्ष्य सीमा पर चीन से मुकाबला करना नहीं होगा, इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। भारत की महत्वाकांक्षा हिंद महासागर को पूरी तरह से नियंत्रित करने और इसे भारत के
अंतर्देशीय समुद्र में बदलने की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच जल्द हो सकती है बड़ी डिफेंस डील। एलएसी और हिंद महासागर में सुरक्षा होगी चाक चौबंद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच $3 बिलियन की अहम डिफेंस डील जल्द हो सकती है और इस सौदे के तहत भारत को अमेरिका से 30 MQ-9B प्रेडिएटर ड्रोन्स मिलने हैं और इस डील से भारत की एलएसी और हिंद महासागर में निगरानी क्षमता बढ़ेगी और सुरक्षा चाक चौबंद हो सकेगी। दोनों देशों के बीच इस डील को लेकर बीते 5 सालों से बातचीत हो रही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी अमेरिका के दौरे पर हैं और उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों और वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के साथ भी इस डील को लेकर बातचीत की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मौसम विभाग ने फरवरी में उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य बारिश का जताया अनुमान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बुधवार को कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में फरवरी में सामान्य बारिश होने की संभावना है, जबकि क्षेत्र में शीतलहर चलने की संभावना कम है। IMD ने कहा कि पूर्वोत्तर और इससे सटे पूर्वी हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से लेकर सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। IMD के महानिदेशक M महापात्र ने कहा कि फरवरी के दौरान प्रायद्वीपीय भारत के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। महानिदेशक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उत्तर पश्चिम भारत में इस साल फरवरी की बारिश का औसत सामान्य रहने की संभावना है और उन्होंने कहा कि फरवरी में शीतलहर चलने की संभावना भी बेहद कम है।